हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा है टॉपिक वो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद, उदारवाद, गांधीज़म, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक टॉपिक बनता है विचारधारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो मैं बस ऐसे ही किसी को चाहिए था इस वजह से मैं डाल रही हूँ। और विचारधारा का जो यूनिट होगा वो हम कल डालेंगे, विचारधारा का जो थ्योरी है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक होगा हमारा लिबरलिज्म होगा और इनके इसका ब्रांचेस होंगे। ठीक है, और इससे जो भी विचारधाराएं, समाजवाद है, पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है, गांधीवाद है, समुदायवाद है, वो सब मैं एक एक करके डालूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, उदारवाद। अगर हम उदारवाद बोलते हैं तो उदारवाद क्या है? ठीक है, उदारवाद मतलब, उदारवाद से आप क्या समझते हो? लिबरल। ठीक है, आप बहुत नॉर्मली आप ये बातों बातों में भी सुनते होगे लोग लिबरल लिबरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि आपसे उदारवाद क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, राइट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, यानी एक व्यक्ति को टारगेट करके, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता पर बल देता है। और उसको क्या कहता है कि उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। अगर हम कहेंगे कि उदारवाद के सेंटर में कौन है, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उदारवाद के सेंटर में कौन है? मानव, यानी एक व्यक्ति है। ठीक है, उदारवाद के सेंटर में क्या है? व्यक्ति, और इसी के विकास के लिए उदारवाद काम करता है। ठीक है, इसमें देखो, उदारवाद एक ऐसी वैचारिक क्रांति है जिसमें व्यक्तिवाद और मानववादी पहलू निहित होते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब होता है एक व्यक्ति को टारगेट करके, ठीक है। मानववाद का मतलब पूरी ह्यूमैनिटी यानी सोसाइटी के बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन उदारवाद क्या है? एक व्यक्ति के लोगों को बढ़ावा देता है, ठीक है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास के लिए कहता है उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विकास के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें आगे, एक ऐसी प्रबुद्धता और बुद्धिवादी विचारधारा पर आधारित है जिसमें यह मान्यता निहित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा बना सकता है, सोच सकता है, और कोई विचारधारा पर आरोपित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप आरोपित की बात सुन लो, तो जैसे वुमेन्स हैं, गर्ल्स को ले लो, ठीक है, उन पे कोई भी बात होती है रीति रिवाज के नाम पे उन पे थोप दिया जाता है ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है। आप कोई भी ट्रेडिशन लो, लाइक आप एक एग्जाम्पल लो सती प्रथा का, तो उस टाइम पे क्या सोच थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो रही है तो पत्नी को उसके साथ में जलना पड़ेगा, राइट। तो ये ज़बरदस्ती आरोपित हो रही थी महिलाओं पे, ठीक है। तो यही क्या बोल रहा है कि उनको अपनी खुद की विचारधारा बनाने का अधिकार है और उन पे किसी के विचार को नहीं थोपा जा सकता, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि सलमान खान है, अब वो शादी नहीं कर रहा है, तो क्या हम जाके उसको बोलेंगे कि शादी कर ले? जबरदस्ती करेंगे उसे? नहीं, उसकी अपनी चॉइस है, उसे करना है करे, नहीं करना नहीं करे, उसकी मर्जी है अपनी। तो उदारवाद क्या है? एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, ठीक है। आगे चलो। अब देखो, अगर मैं कहूँ उदारवाद किन बातों पर फोकस करता है, तो फ्रेंड्स देखो, बुद्धिवाद पे फोकस करता है, मानववाद पे फोकस करता है, बौद्धिक जागरण पे, व्यक्तिवाद पे, और सामाजिक मानकों का आरोपण नहीं। मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि सामाजिक मानकों का मतलब क्या है? जो हमारे रीति रिवाज है, राइट। हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उससे क्या है, वो लोगों के ऊपर थोप दिए जाते हैं ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसा ही करो आप। तो सामाजिक रीति रिवाजों को इस उदारवाद की थ्योरी में आरोपित नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं किया जाता लोगों के साथ में कि आप ऐसा ही करो, ठीक है। और प्लस ये बाजार यानी मार्केट को बहुत विस्तार करना चाहता है, मार्केट में विस्तार करना चाह रहा है। और मार्केट में क्या कहना चाह रहा है? राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम हो, ठीक है। आगे चलो। अब देखो, देखो फ्रेंड्स, आगे देखो, इसमें पश्चिमी देशों में 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में बौद्धिक जागरूकता के प्रभाव में सबसे पहले व्यक्तित्ववादी विचारधारा प्रभाव पड़ा, जिसमें व्यक्ति के दो पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया गया, ठीक है। अभी हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि अच्छा, आपको एक चीज़ नोट करना होगा कि आप कोई सी भी विचारधारा पढ़ते हो ना, तो पश्चिम से ही उसका उदय होता है, ठीक है। ऐसे क्या रीजन्स हैं, ऐसे क्या कारण हैं, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी हैं जिससे ये विचारधाराएं पश्चिम से ही निकलती हैं, ठीक है। तो जब पश्चिम में व्यक्तियों को दो विचारधाराओं पर बल दिया गया था, क्या कि इन्होंने क्या कहा कि वह एक तार्किक और विवेकशील प्राणी है। वह कौन? मनुष्य क्या है? एक तार्किक और विवेकशील प्राणी है।
जाहिर सी बात है तार्किक का यहाँ मतलब क्या है, विवेकशीलता आप समझ गए। तार्किक का मतलब यहाँ पे ये है कि व्यक्ति से आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कहने के लिए करते हो ना, तो उसके पीछे वो रीज़न पूछने लगता है। उसके माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर आप कोई बात कह रहे हो तो अलग ही हिसाब से सोचता है कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, वो एक लॉजिकली सोच रहा है, ठीक है, कि ऐसा है कि नहीं है। तो ये होता है तार्किक। दूसरा, इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया था, ठीक है। आगे चलो फ्रेंड्स, यहाँ समझ ना आए मुझे आप कमेंट में बताना, फिर मैं ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करूँगी, ठीक है। आगे देखो, यह विचारधारा विकसित हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए नियोजन कर सकता है, अपनी विचारधारा बना सकता है, अपने हितों के लिए कोई पहल कर सकता है और समाज उस पर किसी तरह से मानकीकरण नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल तो देता है, लेकिन बल वहीं तक देता है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल लो, कोई स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा है कि मतलब उसका कोई मतलब कुछ भी नहीं है उसका, फिर भी वो कोई गाना चला रहा बहुत तेज तेज साउंड में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता तो चल रही है, लेकिन उसने क्या करा, गाना बजा के दूसरे की स्वतंत्रता का हनन किया। उस स्टूडेंट का पेपर चल रहा है तो अपने पेपर के लिए पढ़ रहा है, लेकिन बीच में अगर गाना चला तो जाहिर सी बात है तो डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो उसकी स्वतंत्रता की इसने अवहेलना की, जबकि अपनी स्वतंत्रता को बना रहा है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से क्या है, अपनी लिमिटेशन से बाहर जा रहा है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, वहीं तक है जब तक वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए, ऐसा उदारवाद कहना है, ठीक है। ये नहीं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे अगर बल दे रहा है तो आप कुछ भी करो, आप सामाजिक मानकों से परे जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलो, अब देखो, उदारवादी व्यवस्था के प्रभाव में बाजार की भूमिका बढ़नी प्रारंभ हो गई, क्योंकि उदारवादी सोच के आधार पर संसाधनों का संचालन के प्रबंधन के लिए कार्य किए गए, ठीक है। और इसी बाजार की जो थ्योरी थी, इसने क्या करा, पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। आगे देखो, उदारवादी व्यवस्था के लिए जॉन लॉक है, आदम स्मिथ है, बेंथम ने अपने अपने तर्क दिए थे। इन्होंने क्या तर्क दिया कि यह एक व्यक्ति के हितों पर अधिक बल देता है, ठीक है, इसमें स्वतंत्रता की अवधारणा अंतर्निहित है, तर्क और विवेकशील इसके केंद्र में पाई जाती है। जाहिर सी बात है फ्रेंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर लिबरलिज्म के केंद्र में बात की जाए कि कौन है, तो आप क्या बताओगे, मानव है, एक व्यक्ति है और उसकी स्वतंत्रता है, ये क्या है, इसके सेंटर में है, ठीक है। इन चीज़ों पे बल देता है, लेकिन ये वहीं तक हो जब तक वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो, अब इसके और भी बिंदु, जैसे उन्होंने क्या बताया, इसमें मानववादी भावनाएं भी अंतर्निहित है, ठीक है। यह एक स्वतः संबंधित बौद्धिक जागरण संबंधित विचारधारा है। फ्रेंड्स, आप अपनी आपकी मर्जी, आप कुछ भी सोचो, आप कुछ भी बनाओ, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और ये नहीं है कि आपके ऊपर कुछ रीति रिवाज, कुछ भी जो हमारे रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको थोपा जाए। उदारवाद में ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कुछ भी थोपा जा रहा है, नहीं, स्वतंत्रता है, लेकिन वहीं तक जब तक वो दूसरों को हानि ना करे। अगला क्या है, इसने बाजारी शक्ति को सक्रिय किया। बाजारी शक्तियों को सक्रिय करने का मतलब क्या था, ये पूंजीवाद का विस्तार था। ये कहीं ना कहीं इससे पूंजीवाद का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। अब देखो, यह किसी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता देती है कि वह अपने स्वहित को प्राथमिकता देते हुए पूंजी और संपत्ति का इकट्ठा कर सके। ये व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्रता देती है जब तक वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए, और अपने हित के लिए पूंजी इकट्ठा कर सकता है वो, ठीक है। और अपनी, लेकिन धन का संचय भी उतना ही करे जितनी उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता से बाहर उसको धन का संचय नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो, उदारवाद व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है और राज्य को अपने नियंत्रण में रखता है। अब हमारा अगला जो यूनिट है वो क्या है, उदारवाद का उद्भव पश्चिम में ही क्यों, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बात कही थी कि अगर कोई भी विचारधारा डेवलप हो रही है तो कहाँ से हो रही है, पश्चिम से हो रही है। आप देखोगे यूरोप से, यहीं से सारी विचारधाराएं निकल कर आती हैं, ठीक है। तो आखिर यहाँ ही से निकल के आती है, तो इसके पीछे भी तो वजह होगी ना कि इसकी यहीं से क्यों निकलती और कहीं से क्यों नहीं निकलती, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये सोच सकते हैं ना, थोड़ा सा अगर सोचो दिमाग में, तो आप क्या सोचोगे, अच्छा वहाँ पे ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बनी होंगी जिससे ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियाँ वो क्या थी जिससे कि उदारवाद का उद्भव हुआ, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पुनर्जागरण, ठीक है। आप पुनर्जागरण को ले सकते हो, पुनर्जागरण हो गया आपका, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन हो गया, इसके अलावा ये बहुत लिख रखा है मैंने, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन हो गया, और भी हैं जैसे कि यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब मध्यम वर्ग का मतलब क्या है, आप यूरोपीय समाज को देख सकते हो, वहाँ पे
वहाँ पे कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंटवादी आंदोलन हुए थे, तो उन्हीं के बीच में क्या हुआ, एक मध्यम वर्गीय वर्ग उठा, ठीक है, मध्यम वर्ग का वहीं उदय हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप संचार साधनों का विकास भी देख सकते हो, ठीक है, औद्योगिक क्रांति भी देख सकते हो। अब इसमें देखो जो मैंने लिख रखा है, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने लिख रखा है वो देखो क्या है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ये है। दूसरा है बौद्धिक जागरण, अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से क्या हुआ, तकनीक को बढ़ावा मिला, विद्युत को बढ़ावा मिला, पहिए और मोटर को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और पश्चिम में व्यक्ति पर अतिक्रमण, जनजातीयवाद करने वाली अतिरेक व्यवस्थाएं भी अधिक रहीं। जनजातीय अतिवाद करने का मतलब क्या है कि पश्चिम में जाति के नाम पे भेदभाव ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। जाति के नाम पर भेदभाव ज़्यादा किए जा रहे थे, जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ, विरोध की भावना पनपी, ठीक है। आगे देखो, पश्चिमी सभ्यता में नारी को अधिक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। भोग विलास का वस्तु समझने का यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो वुमेन्स हैं उनका वहाँ पे कोई मतलब एक होता है ना, जैसे कि एक लग्जरियस चीज़ है, इस्तेमाल करो और फेंक दिया, ठीक है। उस टाइम पे वुमेन्स को यही समझा जाता है। पश्चिम में आप देखोगे मोस्टली क्या है, लेडीज़ को क्या समझाता है कि एक भोग विलास की वस्तु है, इस्तेमाल करो और छोड़ दो, ठीक है। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने उदारवाद के उद्भव का संभव बनाया, ठीक है। आगे देखो और क्या कारण है। इसके बढ़ते प्रभाव की वजह से पूंजीवादी व्यवस्था में वृद्धि होने लगी और व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति किसी कार्य पहल करने के लिए स्वतंत्र के नाम पर धन का संचय करेगा। अब यहाँ मतलब क्या है, अगर उदारवाद की चुनौतियाँ बढ़ें तो उदारवाद ने क्या कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, अगर हम उदारवाद की चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों में आप ये कह सकते हो कि इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल तो दिया, लेकिन उस स्वतंत्रता पे इसने नियंत्रण नहीं रखा। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति अपने स्वहित के कारण इतने धन का संचय कर लेगा जिससे कि बाकी गरीब वंचित वर्ग वंचित ही रह जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता अगर एक कोई दे देंगे तो बाकी कैसे करेंगे अपना विकास। और देखो, बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात, हम बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना करेंगे कैसे, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ये एक सेकेंड, हाँ अब ये देखो, सेकेंड, हाँ तो मैं ये बता रही थी आपको। हाँ, कल्पना कैसे नहीं कर सकते, बिना व्यक्ति के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखो, ये एक है व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। ये भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये दूसरा क्या है, ये समूह है लोगों का, ये लोग हैं, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं, ये समूह है लोगों का, ठीक है। अब हम ढूंढने हैं कि ये अगर व्यक्ति है तो हमें व्यक्तिवाद कहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति है और हम व्यक्तिवाद को ढूंढें तो व्यक्तिवाद हमें कहाँ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमें एक व्यक्तिवाद बनाना है या फिर एक समूह बनाना है या फिर अपने आप का विकास करना है तो हमें समूह में होना पड़ेगा। एक समूह से बाहर आप कोई समाज नहीं बना सकते। लोगों से मिलके ही समूह बनता है और समूह से क्या बनता है, व्यक्तिवाद, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस हो जाएंगे, तो इनको ही दूर करने के लिए हमें व्यक्ति और समाज पर बल देना होगा। और आगे देखो, इस प्रकार समूह में किसी व्यक्ति का महत्व होता है और उसे ही उदारवादियों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। समूह में व्यक्ति का महत्व होता है और अकेले किसी व्यक्ति का महत्व नहीं होता, मतलब अकेले किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता जब तक वो समूह में शामिल हो। आगे देखो, इसके प्रभाव ने पूंजीवादी व्यवस्था का विकास तो हुआ, लेकिन इसमें समानता और न्याय विषय उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या है, उदारवाद ने पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा तो दिया, लेकिन उसने क्या करा, समानता को इग्नोर करा और जस्टिस को इग्नोर करा। जस्टिस और समानता का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि पूंजीवाद की वजह से आप नॉर्मली देखोगे कि गरीब और अमीरों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई उठ गई है, ठीक है, अमीरी गरीबी की, ठीक है, जो पूंजीवाद से नहीं भरपाई हो पाएगी। अब देखो, जैसे कि पूंजीवाद में ये होता है, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का एक रीज़न ये था कि समाजवाद हमने अपनाया क्यों, क्योंकि जो पिछड़े और गरीब वर्ग हैं हम उनको ऊपर ला सकें। पूंजीवाद हमने इसीलिए अपनाया कि पूंजीवाद के थ्रू उन गरीबों का विकास हो सके, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि अगर हमने पूंजीवाद को सिर्फ अगर बढ़ावा दिया है तो लोग जो अमीर हैं वही आगे बढ़ते जाएंगे और जो पिछड़ा श्रमिक वर्ग है वो पीछे छूट जाएगा।
तो हमने इस चीज़ को भरने के लिए क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे कि लोगों के बीच में समानताएं और न्याय कायम रहे। लेकिन उदारवाद ने यहाँ किया, पूंजीवाद को तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसने समानता और न्याय को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों पूंजीवाद से गरीब अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाईपन की, असमानता की, और उनको न्याय भी नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो 1929-30 की जो आर्थिक मंदी थी, आप सबको पता होगा, आप सब इससे अवेयर होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, दो उदारवादी विचारधाराएं उभरी, जैसे एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो फ्रेंड्स, सकारात्मकता के कुछ गुण होंगे, नकारात्मकता के भी कुछ गुण होंगे। ठीक है, तो नकारात्मकता के गुण वही है जो मैंने आपको पीछे बताया है। आप सकारात्मक के गुण पढ़ते हैं कि सकारात्मक उदारवाद किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना, उदारवाद के अन्य नाम अगर हम देखें, ठीक है, उदारवाद के अगर अन्य नाम, तो हम क्या देखेंगे, संशोधनकारी उदारवाद, केन्सवादी उदारवाद, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सुधारात्मक उदारवाद। ठीक है फ्रेंड, तो ये अलग अलग नाम है। तो ये नहीं है कि अगर पेपर में कुछ अलग ये क्वेश्चन संशोधनकारी डाला है, फिर केन्सवादी डाला, कल्याणकारी, सुधारात्मक, तो आप ये नहीं कि कन्फ्यूज जाओगे, नहीं, उसको उदारवाद ही समझोगे। ठीक है, चलो आगे। अब एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट अगर हम कहें तो किसको कहेंगे, और इसमें क्या चीज़ें, क्या किन बातों पर इन्हें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देखो वेलफेयर स्टेट में इसका काम क्या होता है, राज्य संसाधनों के वितरण में पिछड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता तय करता है। यह लोक नीतियों पर बल देता है। क्या, पिछड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनको उनके विकास के लिए संसाधनों के वितरण को बढ़ावा देता है, और यह लोक नीतियों पर बल देता है, ना कि किसी व्यक्ति। ये पूरे जन को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ये नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को सेंटर में लेके किसी स्कीम का डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरे समूह के अपने सेंटर में रख के उनके डेवलपमेंट की, उनके लिए पब्लिक पॉलिसी की बात करता है। आगे देखो इसके सकारात्मक प्रभाव जो हुए। ठीक है, इसको देखो, कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट है, हमको उसको क्या बोलेंगे, सकारात्मक उदारवाद भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रभाव देखो, इसने श्रमिकों गरीबों के लिए लोक नीतियाँ साधन के रूप में तय किया। दूसरा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसने विभाग और मंत्रालय स्थापित किए। ठीक है, और आगे देखो, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र जो अभी मतलब उपनिवेशवाद से बाहर निकला था, मुझे कमेंट में आप ये बताओ कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या है। ठीक है, वह बड़ी संख्या में गरीबों के हितों के लिए राज्य का विस्तार हुआ। और रिजर्वेशन, आज देखते हो आप, रिजर्वेशन अगर हमारे संविधान में नहीं होता तो पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों की स्थिति भारत में कैसी होती, क्योंकि हमारे संविधान में रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, वुमेन्स को लेके है, SC ST OBC के लिए है। तो रिजर्वेशन से क्या किया जाता है, उनको जो हमारे समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उनको अपनी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमें क्या करना है, उन्हें रिजर्वेशन देना है। लेकिन इसके पीछे भी क्या है, बहुत सारे इश्यू आप कर सकते हो। रिजर्वेशन अगर हम दे रहे हैं तो हमें ये नहीं लगता, हम ये नहीं लगा पाते सही से कि रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए वाकई इसको ही मिल रहा है या फिर कोई और इसका फ़ायदा उठा ले जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि रिजर्वेशन अगर किसी को देना है तो पहली बात उसको आर्थिक स्तर पर दो, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। कंपटीशन के लेवल पे बहुत मतलब ये एक बहुत थोड़ा सा डिबेट का टॉपिक बनता है, जैसे कि जितनी मेहनत जनरल वाला स्टूडेंट करता है उतनी मेहनत SC ST OBC भी करती है। लेकिन मेहनत की अगर वहाँ पे कंपटीशन लेवल की बात हो रही है तो अगर वहाँ रिजर्वेशन दे रहे हो तो यहाँ थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि हाँ यहाँ की रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बट ठीक है, जो भी हमारे संविधान में है। ठीक है, तो आरक्षण हम क्या करते हैं, हम रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, ठीक है, हम रिजर्वेशन सबको दे रहे हैं, तो मतलब क्या, रिजर्वेशन का मतलब क्या, इस चीज़ को रिसाइकल करना चाहिए कि जिसको रिजर्वेशन मिल जा रहा है उसको इस साइकिल से हटा के फिर दूसरे को ऐड करना, इसको हटा के फिर दूसरे को ऐड करना। इससे क्या होगा कि रिजर्वेशन का फ़ायदा हर वो लोग उठा सकते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन का फ़ायदा वही उठाते जा रहे हैं जिनको ऑफिशियली पहले से मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और कितने लोगों को यही नहीं पता रिजर्वेशन कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, इस पर भी बहुत मतलब डिबेट का टॉपिक बनता है, आप लोग इस पर पढ़िए, बहुत अच्छा टॉपिक है। आगे चलते हैं। अब नव उदारवाद, इसी के अंतर्गत अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और एक बात और, जो ऊपर हमने वो पढ़े हैं, इंट्रो का जो पार्ट पढ़ा हमने उदारवाद, वो तो मैंने उदारवाद के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो क्लासिकल लिबरलिज्म था आपका। क्लासिकल लिबरलिज्म के ऊपर क्या चीज़ें कही गई है वो सारी चीज़ें, और इसको अब हम पढ़ेंगे नव उदारवाद, जिसको स्वेच्छातंत्रवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने क्या किया, इसने राज्य की भूमिका को बढ़ाकर बाजार का विस्तार किया, राज्य के आकार को कम यानी छोटा किया, इसने पारदर्शिता और जवाबदेही को नौकरशाही के स्तर पर बढ़ाया, और इसने पुनः व्यक्तिवादी तर्कशीलता के प्रधानता दी। संसाधनों के प्रबंधन पर इसने बल दिया, ग्राहकों के हित में तकनीक और अन्य पद्धतियों का बढ़ावा दिया। ये बहुत ईजी था, मैंने पॉइंट्स लिख दिया, आप समझ जाओगे इसको। ठीक है, अगला देखिए,
तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हमने क्या करा था, उदारवाद का इंट्रो किया, फिर हमने उदारवाद की उत्पन्न होने की परिस्थितियाँ देखी पश्चिम में, और उसके बाद हमने क्या किया, क्लासिकल लिबरलिज्म, जितने भी मैंने ऊपर पढ़े वो सब क्लासिकल लिबरलिज्म था, मैंने हेडिंग नहीं डाला है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नव उदारवाद जिसको स्वेच्छातंत्रवाद भी कहते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ना, समुदायवाद, ठीक है, कम्युनिटेरिज्म, ठीक है। इसने इसका देखो 80 के दशक में पूरी दुनिया में नव उदारवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के आगे व्यक्ति सशक्त हो गया और समाज और समुदाय 2M दर्जे पर आ गया, ठीक है। जिसके बाद पूंजीवाद का उद्भव हुआ और उदारवाद की कमियों को दर्शाया गया। जैसे कि उदारवाद की कमियाँ क्या है, इसमें व्यक्तिवाद का बढ़ना, स्वार्थ का बढ़ना भी हो सकता है। पूंजीवाद ने क्या बताया कि मतलब अगर हम व्यक्ति के स्वार्थ को बढ़ा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, व्यक्तिवाद को अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके स्वार्थ भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या है, व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता अधिक दी जाए तो वह अराजक और अनैतिक सोचती है। जाहिर सी बात है, आप ये कहो कि नहीं मेरी स्वतंत्रता है कि मैं किसी को मार दूँ तो मार के आ जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्वतंत्रता के साथ उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, आपकी जो भी चयन करने की स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। और मतलब होता है ना कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम किसी को कोई बात बोल रहे हैं तो हमें अपने शब्दों को नाप तोल के बोलना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है और किसी भावनाओं को नहीं ठेस पहुंच रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए और उसी हिसाब से हमें उनसे बात भी करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, समुदायवाद से परे व्यक्ति का जीवन कल्पना नहीं करना, व्यक्ति का जीवन समुदाय में ही सार्थक होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, समझ के होगे। आगे चलते हैं। अब आता है संस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। इसके अंतर्गत पहचान की राजनीति का मतलब आप अच्छे से समझते हो। पहचान की राजनीति का मतलब क्या है, ये नहीं है जाति, धर्म, लिंग, वंश के नाम पे किसी के साथ भेदभाव करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। आगे देखो, अब आता है हमारा कि समकालीन उदारवाद। इसके जो जनक थे ये रॉबर्ट डाल थे, ठीक है। इन्होंने अनुभवात्मक व्याख्या किया था। इनको अनुभव व्याख्या करने का मतलब क्या है, शक्ति का वितरण किया, ठीक है। शक्ति के वितरण, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि शक्ति पृथक्कीकरण का जो सिद्धांत था सबसे पहले कौन से विचारक लेकर आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आज यहीं फिनिश होता है, उदारवाद हमारा ख़त्म हो गया। अगर इसमें आपको लगे कि कुछ बचा हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी। और अगर कोई और भी स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको समझना है तो वो भी मुझे कमेंट में लिखिए, मैं डाल दूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।